Assalamu alaikum, dear students. I am Mir Ishfaq and I warmly welcome you. In today's lecture, our topic for discussion is resources, an important chapter for class 8th Geography. This session will help you understand the topic deeply and it is practical relevance in our daily lives. I encourage you to watch the video attentively and share your thoughts and feedback afterward. Let us begin this insightful journey together. Resources. Muna and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Muna. Muna एंड राजू अम्मा को हेल्प कर रहे होते हैं घर को साफ करने के लिए। तो वहाँ से कुछ चीज़ें बिखरे हुए होते हैं: क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, बोतल ऑफ हनी भी होती है, बुक्स होते हैं। तो यहाँ से मोना बोलती है इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनकी यूसेज है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। तो अम्मा बोलती है इसलिए तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देज आर रिसोर्सेज, ये तो रिसोर्सेज है। वट इज़ अ रिसोर्स वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू वहाँ पे मौजूद होता, वो बोलता है कि अम्मा आपने तो बोला ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स क्या होते हैं?" अम्मा रिप्लाई करती है, "एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स", रिप्लाइड अम्मा। अम्मा बोलती है कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। अगर हम रिसोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या होती है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स? एनीथिंग which is available in our environment and which can be used to satisfy our needs is called a resource, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. तो यहाँ पे अम्मा यही कहती है कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा बोलती है ऐसे कि आप देखो अपने इर्द गिर्द, आप तो बहुत सारे रिसोर्सेज को पाओगे, आप तो बहुत सारे रिसोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यास से होते हो तो आप पानी पीते हो, वो पानी आपकी प्यास को बुझाता है, वो रिसोर्स है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं वो रिसोर्स है, उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, तो जो आप रिक्शा इस्तेमाल करते हो घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक, वो एक रिसोर्स कहलाता है। द टेक्स्ट बुक यूज टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज, और जो आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे एक्वायर करते हो और वो आपके लिए रिसोर्स है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स है। तो कुल मिला के ये बात है कि जो भी चीज़ जिससे भी जिस चीज़ से भी हम हमारी नीड सेटिस्फाई होते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। और आपका जो फादर है वो स्नैक आपके लिए प्रिपेयर करता है, उसमें वो फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करता है, वो सभी रिसोर्स कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट्स डू लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम। अब बच्चों आप पे क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपको 5 रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो और अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हो। आगे बढ़ते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ऊपर जितने सारे रिसोर्सेज की हमने बात की, जैसे कि वाटर की बात की, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, रिक्शा की बात की, वेजिटेबल्स की बात की और टेक्स्ट बुक की बात की, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने वाला एक इंसान होता है, यानी कि इंसान इनमें कॉमन है। सो दे हैव यूटिलिटी, इनके अंदर यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यानी कि इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर सेटिस्फैक्शन है, इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी, यूजेबिलिटी ही किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है। व्हाट डज समथिंग, ओ ओके, यहाँ पे क्या है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब क्वेश्चन है कि राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट
थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा इनको बोलती है, बच्चों को बोलती है, कोई चीज़ रिसोर्स तब बन जाती है जब उसके अंदर वैल्यू होगा। इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर यूटिलिटी होती है, तो वही यूटिलिटी, वही यूज़, जो हम यूसेज, इसको वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा बोलती है कि हर कोई जो रिसोर्स होता है उसका एक वैल्यू होता है। वैल्यू क्या मतलब, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि कीमत। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स का जो है इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स का एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक सेकंड, अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई कीमत नहीं होती है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। कीमत तो होती है मगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और दोनों यहाँ पे हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होते हैं, इकोनॉमिकली वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो ग्रैंड मदर है वो कोई होम रेमेडी बनाती है, कोई मेडिसिन बनाती है जो आप घर में ही इस्तेमाल करते हो, उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, अगर वो कल इसी मेडिसिन को, इसी होम रेमेडी को मेडिकल फर्म तक ले जाती है, तो वहाँ से उसको अगर पेटेंट राइट मिल जाते हैं, तो वो जो होम रेमेडी है उसका इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगा। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वेलेबल, तो वो इकोनॉमिकली वेलेबल बन सकता है, यानी कि उसको हम तो मार्केट में बेच सकते हैं, तो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया और इन्वेंशन। ये एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है जो भी कुछ चीज़ क्रिएट करता है, टू क्रिएट समथिंग न्यू, इन्वेंशन पे या किसी आइडिया पे दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल फर्म है, उसने कुछ मेडिसिन बनाया, कोई मेडिसिन बनाया किसी डिजीज़ के रिलेटेड फर्स्ट टाइम, तो इसे एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, उसे कहा जाता है, एक पेटेंट राइट भी कहा जाता है। से फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल फर्म ने कोविड-19 के रिलेटेड मेडिसिन बनाई, तो उसे एक राइट दिया जाता है, एक्सक्लूसिव राइट उसे मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उसे कहा जाता है कि 10 साल तक, 15 साल तक आप इस फार्मूला को शेयर नहीं कर सकते हो किसी भी मेडिकल फर्म के साथ, जब तक आप सारा पैसा अर्न नहीं करोगे, जो भी पैसा उस पर आपको इनकर हुआ है, और प्रॉफिट भी उसको कमाना होता है, तो 10 और 15 साल के बाद फिर वो अपनी जो फार्मूला है शेयर कर सकती है, या कुछ साल के बाद वो अपनी फार्मूला शेयर कर सकती है वो फर्म। तो एक किस्म का एक राइट दिया जाता है जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव राइट, और पेटेंट, ये एक पेटेंट राइट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, time and technology are two important factors that can change substances into resources। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि किसी भी सबस्टेंस को रिसोर्स में तब्दील कर सकते हैं, है ना। टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सबस्टेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल themselves आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो ये बोथ आर रिलेटेड, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये रिलेटेड है टू द नीड्स ऑफ द पीपल।
बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर हम देखेंगे पीपल दमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अगर हम लोगों की बात करेंगे तो पीपल आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। क्यों? इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। कहा जाता है कि जो इंसान है उनके अंदर आइडिया होता है, उनके अंदर नॉलेज होती है, उनके अंदर इन्वेंशन, वो इन्वेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नई चीज़ को। दे कैन क्रिएट, दे हैव एबिलिटी, दे हैव नॉलेज, विद विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज। वो डिस्कवरी करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो इंसान है, human beings are considered as the most important resource because human beings can create more resources। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज को जन्म दे सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स बाकी रिसोर्सेज को भी जन्म देते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। रिसोर्सेज को बनाते भी है, इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि सेल फ़ोन किसने बनाया? इंसान ने बनाया, इस्तेमाल भी इंसान करता है। ठीक है। जो गाड़ी है वो इंसान ने बनाई है, इस्तेमाल भी वही करता है। तो ये आइडिया इंसान के दिमाग में पैदा हो जाता है, एक आइडिया बॉर्न हो जाता है इंसान के दिमाग में, तब जाके कोई रिसोर्स आ जाता है। तो एक इंसान बहुत सारे रिसोर्सेज को जन्म दे सकता है। दैट इज़ वाई इंसान को कहा जाता है जो ह्यूमन बींग्स है, दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। द डिस्कवरी of fire led to the practice of cooking and other purposes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport। जैसे कि हम देखेंगे आग की जो जो दरियाफ़त है, आग की दरियाफ़त किसने की? इंसानों ने की, अर्ली मैनर्स ने की। तो फिर उससे हमने सीखा कुकिंग कैसे की जाती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं आग के, वो हमने सीखा। और धीरे धीरे हमने सीखा कि यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील, उस इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से हमने न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम तक पहुँचे, डेवलपमेंट हो गई। तो ये सभी कैसे हुआ? तभी हुआ जब इंसानों ने इस पे सोचा। ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जैसे कि अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, रिसोर्सेज कैन जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यानी कि रिसोर्सेज की अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन। तो हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals and are all natural resources। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हम कुदरत से यानी कि नेचर से हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके उनमें हमें कोई अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हम वाटर पीते हैं, जो हमारे रिवर्स में आता है, जो हमारे लेक्स में आता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो वो तो अलग बात है, अगर वो डटी होगा, अगर वो उसमें पोल्यूशन पोल्यूटेड होगा, तो तब हम उसको ट्रीट तो करते हैं, कभी कभार तो करना पड़ता है। द सॉइल्स, मिनरल्स और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। और जैसे कि हम सॉइल की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ये सभी है नेचुरल रिसोर्सेज। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use or natural resources in the best possible way। जैसे कि हम देखेंगे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं
जिनको कंसिडर किया जाता है कि ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, यानी कि कुदरत के तरह दिए हुए तोहफे हैं और उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम इन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से इस्तेमाल करें, बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर जो रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, वाटर बॉडीज़ में होता है, हम पाइपलाइनर्स के थ्रू वो अपने घर तक पहुंचाते हैं। तो वहाँ पे हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटर तरीके से इस रिसोर्स को हासिल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे किसी जगह पे नेचुरल गैस निकलता है, उसको हम पाइप लाइनर्स के ज़रिए अपने घर तक पहुंचाते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल वे में इसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो कभी कभार हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनको बेस्ट पॉसिबल वे में बेस्ट तरीके से हम इसको हासिल कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के दो कैटेगरीज क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होते हैं? Renewable resources are those resources which can get renewed or replenished quickly. यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको रिन्यू किया जाता है, जो वापस आ जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड और नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो पहले रिन्यू हो जाते हैं, और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे, जितना ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करेंगे, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैसे कि हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, विंड एनर्जी की बात करेंगे, अगर एक इंसान दिन भर धूप में रहेगा तो कोई यू नो उसमें तो सूरज में तो कोई कमी नहीं आ जाएगी, है ना। तो जो सोलर एनर्जी है उसमें तो कोई कमी आ जाएगी ही नहीं। तो इंसान दिन भर सोलर एनर्जी को हासिल कर सकता है। तो इंसान के यूज़ करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। अब देखिए, हमारे पास और भी कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो तो रिन्यू हो जाते हैं, मगर अगर हम एज़ यू नो उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज़ यू नो ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वो तो हमने पढ़ा। और यहाँ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दीज रिसोर्सेज जुडिशसली। अगर हम वाटर को जुडिशसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, जायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉइल का ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इनके स्टॉक में, इनकी क्वांटिटी में असर पड़ने वाला है। इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वाटर कम पड़ जाएगा, सॉइल की क्वांटिटी ख़राब हो जाएगी, फॉरेस्ट कम फॉरेस्ट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इनके स्टॉक में इनका जो स्टॉक है वो असरअंदाज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन रिसोर्सेज को जुडिशसली इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो अगर हम देखेंगे वाटर जो है वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जितना भी हम पानी को इस्तेमाल करेंगे, वाटर साइकिल आपने पढ़ा ही होगा, वाटर जो है वो वापस आ जाता है। बट अगर हम जुडिशसली इस वाटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिल जाएगी। और कहा जाता है इन द एंटिसिपेटिंग फ्यूचर, जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ है वो आपस में लड़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की वजह से लड़ाइयाँ हो जाएगी। इसलिए हम तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें वाटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जैसे कि मैंने ये भी बोला
बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, वो ड्राई अप हो रहे हैं, वाटर की जो है किल्लत होती जा रही है। तो ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, दुनिया में एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अगर वाटर की जो किल्लत हो जाएगी तो दुनिया में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमें इस रिसोर्स को जुडिशसली इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलो हमने देखा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन जितना हम इस्तेमाल करेंगे उनमें कोई कमी नहीं आ जाएगी। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी है रिन्यूएबल में जिनका हमें जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जुडिशली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनकी कमी हम महसूस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। जैसे कि मैंने वाटर के बारे में ज़िक्र की अभी। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू नहीं होते हैं, जो कि रिप्लेनिश नहीं होते हैं। इनका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है इनका स्टॉक। यानी कि अगर हम इनको तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको वापस आने में, रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आया समझ। ये तो रिन्यू हो जाते हैं, ये भी वापस आ जाते हैं, मगर इनका जो पीरियड है, रिन्यू पीरियड जो इनका होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होता है। यानी कि एक इंसान की इतनी एज है ही नहीं। एक इंसान की जो एज है वो है 60 ईयर्स तक लगभग होती है ना। बुखारी शरीफ में ये तो हदीस है कि एक इंसान की जो इनका ह्यूमन लाइफ स्पेन है वो तकरीबन 60 ईयर्स ईयर्स तक है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जब ये रिप्लेनिश हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट, तब तो हमारा वजूद भी नहीं होगा। इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि इनमें एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। अब देखिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आर सम एग्जांपल, ये एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अगर हम देखेंगे, अगर हम इनको जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो प्राइस इन्फ्लेशन भी होने के यहाँ से चांसेस होते हैं। इसलिए इनको भी हमें जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. और आप देखेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट पे, आल्टीट्यूड पे। और अगर हम देखेंगे जो ये रिसोर्सेज है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यानी कि खुदा ने जो रिसोर्सेज है इनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यानी कि किसी जगह पे कोल निकलेगा, किसी जगह पे पेट्रोलियम निकलेगा, किसी जगह पे कोई और रिसोर्स निकल सकता है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है धरती पे। थैंक यू।